This video is educational and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. नमस्कार दोस्तों, मैं संजय ठाकुर फिर से आपके सामने एक नई और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे मोनिका घुर्दे की, जो हमारे देश की पहली मशहूर परफ्यूम एक्सपर्ट थी। मोनिका की कहानी एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी हुई है, जिसमें ऐसा कुछ हुआ कि यह घटना आज तक लोगों के जहन में ताजा है। मोनिका घुर्दे, जो मुंबई के एक रिटायर्ड जज रमेश घुर्दे की बेटी थी, पहले पेशेवर फोटोग्राफर के रूप में काम करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने परफ्यूम की दुनिया में कदम रखा और वहां भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो महक की मल्लिका के नाम से भी मशहूर हुई। कहानी 2016 की है, जब जून महीने में मोनिका ने गोवा की राजधानी पणजी के पास स्थित एक सोसाइटी में 3 बेडरूम का फ्लैट किराए पर लिया। हालांकि मोनिका अब तकरीबन 40 की उम्र की हो चुकी थी, लेकिन कुछ निजी विवादों की वजह से वो पिछले 1 साल से अकेले ही रह रही थी। क्या ऐसा कुछ था जो मोनिका के साथ हुआ और उसकी वजह से ये मर्डर मिस्ट्री सामने आई? ये सब कुछ इतना अजीब था कि जब इसका खुलासा हुआ तो हर कोई चौंक गया। ये रहस्य और मोनिका का रहन सहन, सब कुछ एक नई दिशा में मुड़ गया। आगे की कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, तो बने रहिए इस रहस्य की दुनिया में। कहानी की शुरुआत हो इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी एक बहुत ही कामयाब औरत मोनिका घुर्दे की है। जो परफ्यूम का कारोबार करने वाली मोनिका बहुत लोकप्रिय थी। उसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ गई थी और उसने अपना व्यवसाय धीरे धीरे एक बड़ी कंपनी में बदल लिया था। मोनिका का नाम बड़े बड़े लोगों के बीच प्रसिद्ध था और अक्सर बड़े इवेंट्स और पार्टीज में हिस्सा लेती थी। 6 अक्टूबर 2016 को मोनिका की मेड जैसे ही अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंची, उसने घंटी बजाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो घबराई और मोनिका के भाई आनंद से संपर्क किया। आनंद ने कई बार मोनिका को कॉल किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। फिर आनंद ने मोनिका की एक करीबी पड़ोसन को फोन किया, जिसने मोनिका के फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी रखी थी। पड़ोसन के पहुंचने पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी चीख निकल गई। मोनिका का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसके हाथ पीछे से बंधे हुए थे और शरीर के निचले हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था। पुलिस को तुरंत सूचित किया गया और जांच शुरू की गई। अचरज की बात यह थी कि फ्लैट में कोई बलात्कार या चोरी के निशान नहीं थे। कमरे में अंडे के छिलके पड़े हुए थे। यह बताता था कि मोनिका ने कुछ खाया था, लेकिन बाकी कुछ खास नहीं था। पर्स में केवल कुछ डेबिट कार्ड थे। पुलिस ने सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, लेकिन वहां कोई कैमरा नहीं था। अंत में पुलिस ने मामले की जांच करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि मोनिका का हत्यारा कोई करीबी व्यक्ति हो सकता है। सबसे पहला शक मोनिका के पति भरत राम पर गया, जो एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे, लेकिन उनसे पूछताछ करने के बाद कोई ठोस सबूत नहीं मिला। मोनिका की हत्या की खबर ने गांव में हड़कंप मचाया, क्योंकि वो एक मशहूर शख्सियत थी। मीडिया की नजरें इस हाई प्रोफाइल केस पर थी और लोग ये जानने के लिए बेताब थे कि हत्यारा कौन था। पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन रहस्य अभी भी कायम था। एक दिन मोनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिलती है, जिसमें यह खुलासा होता है कि उसकी मौत दम घुटने से हुई है और इससे भी अहम यह कि उसके साथ बलात्कार किया गया था। इसके बाद पुलिस ने यह जांच की कि क्या यह हत्या किसी आपसी रंजिश का परिणाम है, लेकिन मोनिका का व्यवहार हमेशा सभी के साथ सौम्य और मित्रवत था। इसलिए पुलिस ने इस कोण को नकार दिया और यह मामला हर पहलू से सुलझाने की कोशिश करती रही, मगर कोई सफलता हाथ नहीं लगती। फिर अचानक एक पुलिसकर्मी को याद आता है कि जांच के दौरान कमरे से कुछ डेबिट कार्ड के बिल मिले थे,
लेकिन खुद कार्ड कहीं नहीं मिले थे। इसके बाद पुलिस ने बैंक से संपर्क किया और कार्ड के लेन देन की डिटेल्स मांगी। यह पता चलता है कि 6 अक्टूबर को सुबह 6 बजे इस कार्ड से पोलवरम के एटीएम से पैसे निकाले गए थे, जो सपना राजबली से 4-5 किलोमीटर दूर था। बैंक से सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने उस एटीएम का वीडियो खंगाला, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति का चेहरा कैद हुआ था। यह पता चलता है कि 6 अक्टूबर को सुबह 6 बजे इस कार्ड से पोलवरम के एटीएम से पैसे निकाले गए थे, जो सपना राजबली से 4-5 किलोमीटर दूर था। बैंक से सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने उस एटीएम का वीडियो खंगाला, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति का चेहरा कैद हुआ था। जब पुलिस ने यह तस्वीर दिखाई तो वहां के लोग तुरंत पहचान गए और बताया कि इस शख्स का नाम राजकुमार है, जो पहले यहां का सिक्योरिटी गार्ड था, मगर चोरी के आरोप में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। यह पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि पहली बार उनके पास एक नाम और चेहरा था। पुलिस ने राजकुमार के बारे में जानकारी इकट्ठा की और पाया कि वो पंजाब के बठिंडा का रहने वाला था और पहले भी चोरी के मामलों में शामिल रहा था। फिर पुलिस ने एक नई रणनीति बनाई और अगले डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन का इंतजार किया। कुछ दिन बाद यह जानकारी मिली कि इस कार्ड से बेंगलुरु के एक एटीएम से पैसे निकाले गए थे। गोवा पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस से संपर्क किया, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज में राजकुमार का चेहरा पहचाना। पुलिस ने राजकुमार की तस्वीर होटल और लॉज के रिसेप्शनिस्ट को दिखाई और एक रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत पहचान लिया। उसने बताया कि राजकुमार कुछ दिन पहले उनके होटल में ठहरा था। अब पुलिस के पास राजकुमार तक पहुंचने की कड़ी मजबूत हो गई थी और उसे पकड़ने की योजना बनाई जा रही थी। वो अभी किसी जरूरी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, इसलिए पुलिस रिसेप्शन पर राजकुमार का इंतजार करने लगी। सभी पुलिस वाले सादी वर्दी में थे ताकि राजकुमार को शक न हो। थोड़ी देर बाद जब राजकुमार रिसेप्शन पर पहुंचा तो पुलिस वालों ने उसे पहचान लिया और तुरंत दबोच लिया। यह घटना मोनिका घोड़े के मर्डर के 2 दिन बाद अक्टूबर 2016 में घटी। राजकुमार को बेंगलुरु के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसका नाम पूछा तो उसने स्वीकार किया कि वह राजकुमार है। इसके बाद गोवा पुलिस को सूचित किया गया और वे बेंगलुरु पहुंचे, जहां से उन्हें कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिली और वे राजकुमार को गोवा लेकर आए। जांच शुरू होने पर राजकुमार ने अपना अपराध कबूल कर लिया। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने अपनी पूरी कहानी बताई। राजकुमार ने बताया कि यह कहानी जून 2016 से शुरू होती है। मोनिका घोड़े, जो 39 साल की थी, ने अपने परफ्यूम के व्यापार के लिए गोवा शिफ्ट होने का फैसला किया था। इसके लिए उसने गोवा में एक फ्लैट ढूंढना शुरू किया था। 17 जून 2016 को मोनिका एक नए फ्लैट की तलाश में शानगोंडा स्थित सपना ज्वेलरी सोसाइटी पहुंची थी। सोसाइटी के गेट पर उसे सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार मिला। सोसाइटी के मैनेजमेंट ने पहले ही राजकुमार को सूचित कर दिया था कि कोई महिला फ्लैट देखने आएगी तो उसे फ्लैट दिखा देना। इस तरह राजकुमार ने मोनिका को फ्लैट दिखाया और वो वहां से चली गई। लेकिन राजकुमार के दिल में मोनिका के लिए एक खास जगह बन गई थी। वो मोनिका के बारे में सोचता रहता था। 45 दिन बाद एक दिन गाड़ी सपना ज्वेलरी सोसाइटी के गेट पर रुकी। राजकुमार ने गेट खोला और देखा कि मोनिका अपने सामान के साथ आई थी। मोनिका ने बताया कि उसने वही फ्लैट ले लिया है जो राजकुमार ने उसे दिखाया था। राजकुमार को यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन उसके मन में मोनिका के प्रति और भी ज्यादा प्यार और आकर्षण पैदा हो गया। राजकुमार ने अब अपने मन में मोनिका से मिलने के और तरीके ढूंढने शुरू किए। क्योंकि वो एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसे ज्यादा अवसर नहीं मिल रहे थे। फिर उसने सोसाइटी के मैनेजमेंट से बातचीत की और कहा कि वो अपनी ड्यूटी के बाद गाड़ियों की धुलाई और सफाई का काम भी करना चाहता है। मैनेजमेंट ने उसकी बात मान ली और इससे राजकुमार को मोनिका से मिलने का एक और मौका मिल गया। राजकुमार के दिल में मोनिका के लिए जो भावनाएं बढ़ रही थी, वो अब उससे मिलने और उसकी नजरों में
अपने लिए जगह बनाने के लिए किसी भी कदम उठाने को तैयार था। राजकुमार, जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहता था। एक दिन वो मोनिका नामक महिला से मिलता है और उसके फ्लैट में काम करने की पेशकश करता है। मोनिका के पास एक शानदार गाड़ी थी जिसे राजकुमार ने साफ करने का प्रस्ताव रखा और मोनिका सहमति देती है। राजकुमार धीरे धीरे मोनिका के फ्लैट में आकर काम करने लगा और गाड़ी साफ करने के बहाने उसे देखता था। लेकिन एक दिन गाड़ी की सफाई के दौरान मोनिका का एक महंगा छाता गायब हो जाता है। मोनिका उसे ढूंढने की कोशिश करती है और जब उसे नहीं मिलता तो वो सोसाइटी के मैनेजमेंट से शिकायत करती है। मैनेजमेंट इस शिकायत को गंभीरता से लेता है और जांच शुरू कर देता है। जांच के दौरान ये पता चलता है कि राजकुमार ही वो व्यक्ति था जो गाड़ी की सफाई के दौरान मोनिका की गाड़ी को खोलता था। इसके बाद गाड़ियों की तलाशी ली जाती है और राजकुमार की गाड़ी से मोनिका का छाता बरामद होता है। यह खबर सोसाइटी में पहले भी चोरी की घटनाओं को लेकर चर्चा का विषय बन चुकी थी और अब जब छाता भी मिल जाता है तो सभी की शक की निगाहें राजकुमार पर आ जाती है। 22 जुलाई 2016 को राजकुमार को चोरी के आरोप में उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसे मोनिका से मार भी खानी पड़ती है। इस घटना ने राजकुमार की जिंदगी का रुख पूरी तरह बदल दिया। राजकुमार को जब मोनिका ने नौकरी से निकाल दिया तो उसके अंदर गुस्से और बदले की भावना ने घर कर लिया। उसने गोवा के पोंडा इलाके में कुछ दिनों तक मजदूरी की और इस दौरान वो 2 बार मोनिका से मिला। उसने मोनिका से चोरी की शिकायत वापस लेने का अनुरोध किया, लेकिन मोनिका ने उसे ठुकरा दिया। इस निराशाजनक घटना के बाद राजकुमार गोवा छोड़कर चेन्नई, फिर मुंबई और पुणे चला गया, लेकिन कहीं भी उसे स्थिर नौकरी नहीं मिल पाई। अंत में वो 2 अक्टूबर 2016 को फिर से गोवा लौट आया और उसके मन में वही पुरानी नफरत और बदला लेने की भावना थी। 3 अक्टूबर 2016 को दोपहर में वो सपना रोज वैली में पहुंचता है, जहां उसने पहले गार्ड की नौकरी की थी। वो चुपचाप सोसाइटी के मेन गेट से प्रवेश करता है और सीधे मोनिका के अपार्टमेंट तक पहुंचता है। वहां पार्क की गई मोनिका की कार नहीं देख वो समझ जाता है कि वो घर पर नहीं है। राजकुमार को अब मोनिका का इंतजार करने का मन होता है तो वो उसी अपार्टमेंट की छत पर चढ़ जाता है जहां वो पहले काम कर चुका था, ताकि किसी को शक न हो। अब वो चुपचाप मोनिका का इंतजार करता है, उसके आने का। वो आदमी छत पर खड़ा था और उसे सारे रास्तों का पता था। छत अक्सर खाली रहती थी क्योंकि किसी का आना जाना नहीं होता था। वो बार बार छत पर आता, मोनिका के आने का इंतजार करता। कई बार वो नीचे उतरकर पार्किंग में मोनिका की कार को देखता, लेकिन 3 अक्टूबर भी बीत गया और मोनिका की कार दिखाई नहीं दी। 4 अक्टूबर का दिन भी वैसा ही रहा, उसकी उम्मीदें अधूरी थी। 5 अक्टूबर को सुबह से ही वो बार बार पार्किंग की ओर देखता रहा, लेकिन मोनिका की कार नहीं आई। वो 2 दिन से भूखा प्यासा छत पर था। कई बार उसने सोचा कि वो वहां से चला जाए, लेकिन कुछ सोचकर वो रुका रहा। वो जानता था कि उसकी उम्मीदों का जवाब मिलने वाला था, बस धैर्य रखना था। 5 अक्टूबर की दोपहर के करीब 3 बजे उसने फिर से पार्किंग की ओर देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। मोनिका की गाड़ी वहां खड़ी थी। इसका मतलब था कि वो आ चुकी थी। वो फिर से छत पर लौट आया और अंधेरे का इंतजार करने लगा। शाम को 6:30 बजे के करीब वो नीचे आया और मोनिका के फ्लैट की घंटी बजाई। मोनिका ने दरवाजे से पूछा, कौन? वो अपने आप को सिक्योरिटी सुपरवाइजर बताता है और कहता है कि वो एक जरूरी काम के सिलसिले में आया है। मोनिका अपने कमरे में अकेली बैठी थी और अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, राजकुमार ने तेजी से दरवाजा धक्का दिया और उसे अंदर बंद कर लिया। मोनिका को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, राजकुमार ने अपनी जेब से चाकू निकालते हुए कहा, अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा।
मोनिका घबराकर चीखी, लेकिन राजकुमार ने तुरंत उसका मुंह पकड़ लिया और उसे बाथरूम में खींच लिया। वो मोनिका को डरा धमकाकर बाथरूम में बंद करता है और उसके बाद बेडरूम में ले जाकर उसे बिस्तर पर बांध देता है। मोनिका डर से कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी ताकत से हिम्मत जुटाई और राजकुमार का विरोध करती रही। राजकुमार मोनिका से और पैसे की मांग करता है और मोनिका कहती है, मेरे पास सिर्फ ये 4,000 रुपए हैं, लेकिन अगर तुम्हें और चाहिए तो मेरे पास डेबिट कार्ड है, तुम एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। राजकुमार ने कार्ड का पिन पूछा और मोनिका ने उसे तरीका बता दिया। राजकुमार को लगता है कि अब वो जा सकता है, लेकिन वो मोनिका को और परेशान करता है। वो फिर से उसका मुंह बंद कर देता है और उसे बंधा हुआ छोड़कर खुद किचन में जाता है। वहां आराम से पानी पीता है, खाना बनाता है और कुछ देर तक इत्मीनान से खाता है। फिर फ्रिज से आइसक्रीम और चॉकलेट निकालकर खाता है, मानो उसे किसी बात की जल्दी नहीं हो। ये सब करके वो धीरे धीरे वहां से निकलता है, जबकि मोनिका अपने हालत में परेशान और डर में बंधी रहती है। जो इंसान 2 दिन से छत पर भूखा प्यासा था, वो अपनी सारी भूख और प्यास मिटा जाता है। इन सब में रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। जब उसका पेट भर गया तो वो फिर वापस मोनिका के पास पहुंचता है। फिर वो मोनिका का फोन लेता है। मोनिका के फोन में स्क्रीन लॉक लगा था। वो फिर चाकू के दम पर उसके फोन का पासवर्ड पूछता है। डर से कांपते हुए मोनिका उसे पासवर्ड बता देती है। इसके बाद राजकुमार मोनिका के मोबाइल में पोर्न साइट खोल देता है और जबरदस्ती उसे 3 अश्लील क्लिप दिखाता है। मोनिका बिल्कुल बेसुध सी हो चुकी थी और उसे लग गया था कि राजकुमार उसे छोड़ने वाला नहीं है। इसके बाद राजकुमार मोनिका के दोनों पैर खोलकर कमर से नीचे के सारे कपड़े उतार देता है और फिर अपनी उस चाहत को पूरा करता है जो कि उसके दिमाग में तब से थी जब उसने पहली बार मोनिका को देखा था। अब वो मोनिका के साथ तब तक बलात्कार करता है जब तक कि उसका मन नहीं भर गया। इसके बाद रात के करीब 2 बज चुके थे और लगभग 8 घंटे से वो मोनिका के कमरे में था। अब जब उसका मन भर गया तो वो पहली बार घबराता है, क्योंकि उसे पता था कि वह राजकुमार को अच्छी तरह से जानती है और अगर उसने ये बात पुलिस को बताई तो उसका पकड़ा जाना तय है। इसके बाद वो उसी बेड से एक तकिया उठाता है और मोनिका का मुंह दबाने लगता है और तब तक दबाता रहता है जब तक कि मोनिका की मौत नहीं हो गई। फिर वो वहां से आराम से उठा और बाथरूम में गया। उसे अब भी कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। उसके बाद उसने शेविंग किया, फिर नहाया और 6 अक्टूबर 2016 की सुबह 3 बजे अंधेरे में वह चोरी छुपे वहां से निकल गया। फिर सुबह 8 बजे एटीएम से पैसे निकालने के बाद वो बेंगलुरु चला गया, जहां से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। उसकी जुबानी ये कहानी सुनने के बाद सारे पुलिस वाले भी हैरान रह गए थे। जिस तरह से उसने रेप और मर्डर किया था, उसके बाद गोवा पुलिस राजकुमार के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करती है और आईपीसी की धारा 302 यानी मर्डर और 376 यानी रेप और 392 यानी रोबरी का चार्ज लगाकर 6 जनवरी 2017 को कोर्ट में 228 पेज की चार्जशीट दाखिल करती है। ये केस अभी भी लोअर कोर्ट में ही है और देखते हैं फैसला कब आता है। पर कुल मिलाकर एक तरफा चाहत और नफरत ने एक होनहार और परफ्यूम एक्सपर्ट मोनिका घुर्दे, जो कि लोगों की जिंदगी में खुशबू भर देती थी, उसकी जान ले ली। ये कहानी एक मिस्टीरियस थी जिसमें एक तरफा चाहत थी, नफरत थी और एक सनकी कातिल था जो कि अपनी सनक पूरी करने के लिए 48 घंटे से भी ज्यादा भूखा प्यासा छत पर छिपा रहा। तो ये थी मोनिका घुर्दे मर्डर केस की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। आपसे मुलाकात होगी जल्द ही अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा सतर्क रहिए।